हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स फल्ला। सीबीएसई बोर्ड में एक चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है यार, क्यों ऐसा, क्या हुआ ये चैप्टर हमारे बुक में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कैश का मतलब समझते हैं। चैप्टर का नाम हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश का मतलब आप लोगों को पता होगा, कैश का मतलब पैसा, मनी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कैश का मतलब सिर्फ कैश से ना लेकर के कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों से लिया जाएगा। कैश तो हो गया, कैश इक्विवेलेंट में तुम्हारा बैंक बैलेंस, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस भी एक तरह से हो जाता है। अगर बाय द वे आपको पेमेंट करना है किसी को, तो मे भी आप कैश भी दे सकते हो उसको, या फिर आपके बैंक बैलेंस है तो उसको चेक भी दे सकते हो। यानी कि जो बैंक का बैलेंस है आपका, उसे भी आप कैश की तरह ट्रीट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब ऐसे सिक्योरिटीज़ जिनको कैश में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता हो। हाँ, ये नहीं कह सकते कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ले ले, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भाई एक मैच्योरिटी पीरियड होता है और उसके बाद ही हम उसको डिस्काउंट पे या फिर जैसे भी अगर आप चाहो तो रिडीम करा सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होते हैं जिनको आप जब चाहो तब अपने पास ला लो उसका पैसा, ठीक है। तो ये हो गया कैश इक्विवेलेंट का मतलब। कैश और कैश इक्विवेलेंट में आपको बैंक बैलेंस है, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो भी है वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब फ्लो का मतलब समझते हैं। तो फ्लो का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं भाव, बहाव। पैसा आ रहा है या जा रहा है ये देखना। फ्लो का मतलब कितना बहाव हो रहा है पैसों का, ठीक है। स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमको बताता है कि कैश का बहाव हमारे बिजनेस में कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहली बात तो ये जान लो कि हमारे बिजनेस में जो भी कैश आता है या फिर जो भी कैश जाता है वो तीन तरीके के एक्टिविटी से आता है या फिर तीन तरीके की एक्टिविटी से जाता है। फॉर एग्जांपल में अगर आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि उनके पास जो पैसे आते हैं और जो पैसे जाते हैं किन किन एक्टिविटी से आते हैं और किन किन एक्टिविटी से जाते हैं, तो सबसे पहले इनके पास जो जैसे ही पैसा आता होगा और जैसे ही पैसा जाता होगा वो तीन तरीके की एक्टिविटी होता होगा। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कुछ पैसे ऐसे होंगे जो इनको बिजनेस को डेली ऑपरेट करने में आते होंगे और ऑपरेट करने में जाते होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड होते किससे, बिजनेस से हमारे। हम ये कह सकते हैं एक तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ वाली बातें सभी को पता होगा। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल में बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो ये सभी चीज़ें किससे रिलेटेड है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से। हमारे बिजनेस को डेली बेसिस पे जो खर्च होते हैं या फिर डेली बेसिस जो इनकम होता है बिजनेस में, वो सभी आ जाता है किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो या फिर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो जो दूसरा एक्टिविटी होगा वो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हो सकता है बिजनेस में आप कुछ एसेट खरीद रहे हो तो पैसे तो वहाँ पे भी जा रहे हैं, लेकिन यह एक्टिविटी हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नहीं है। यह एक्टिविटी हमारे एक तरह से पैसे को काफ़ी टाइम तक हमारा उसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसमें क्या कौन कौन चीज़ें आ जाती है, नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किससे, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज से, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद और आ गया इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और दूसरा फाइनेंसिंग। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा। फाइनेंस का बिजनेस का फाइनेंस, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है डायरेक्टली शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन तीनों के लिए, यानी कि आपको इस चैप्टर में अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन तीनों के लिए आपको अलग अलग एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है।
तो हमें क्या होता है ना कि इन तीनों के लिए फॉर्मेट याद करना पड़ता है, जो कि काफ़ी लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, जो कि सबसे ईजी है फिर भी मुश्किल लगता है। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैसे फॉर्मेट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैसे होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, तुम लोगों ने जो पहले से 11th या 12th में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें हम जो भी चीज़ें लिखते थे, क्या उसमें वो पता होता था क्या कि जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटी से है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट आया होता है उसमें से हमको सिर्फ वही चीज़ें रखनी होती है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की होंगी। बाकी अगर कोई तो उसको हम जो भी होगा जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, दिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे दिया होगा आपका क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहने का मतलब आपको जो इसमें प्रॉफिट दिया होगा नेट प्रॉफिट, ऐसा होता है ना, आपको एक सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का टाइप का होगा, और बैलेंस शीट आपको पता है दूसरे वाले हेडिंग में जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस आया होता है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इसी से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से, और वहाँ पर क्योंकि टैक्स दे दिया गया होता है तो टैक्स के पहले का हम चीज़ें करते हैं। क्या होता है देखो, अगर इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, यानी नेट प्रॉफिट मान लेते हैं कि हमारा टोटली आ गया होगा 20,000 रुपये पहले से क्वेश्चन में, या फिर इसको एक वर्किंग नोट से निकाला जाता है। ठीक है, इसको एक वर्किंग नोट से निकाला जाएगा, मैं अभी आपको वर्किंग नोट बताऊंगा बाद में, पहले ये देख लो यहाँ तक। तो इसके बाद होता क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेज हो, क्योंकि भाई हम जो बनाने जा रहे हैं ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चाहिए मुझे ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ अगर कोई ऐसा खर्च होगा जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नहीं, अलग तरीके से खर्च हुए हो, तो सबसे पहले उसको ऐड करेंगे यहाँ पर। नॉन कैश एक्सपेंसेस, एक ऐसा एक्सपेंसेस जो कि बिना कैश का हो। फॉर एग्जाम्पल में डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाई खर्च तो हो रहा है लेकिन एक्चुअली में हमारे यहाँ से पैसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई आया हुआ है हमारे पास, जैसे कोई गेन हुआ है कोई फिक्स एसेट बेचने से, तो हमारा ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यदि दिया होगा तो उसको हम लेस कर देंगे, दूसरा पॉइंट। ठीक है, आपको जो फॉर्मेट दिया होगा आपके बुक में ना, वो सारा का सारा याद नहीं करना है, बस आपको ये जानना है कि कौन सी चीज़ें किस हेडिंग में आएंगी। जैसे पहला हेडिंग क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ये याद कर लो। दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस, दूसरा हेडिंग हो गया। तीसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये याद कर लो। उसके बाद अब यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आएगा ना, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, याद रखना कि अभी ये अमाउंट अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो टोटली वाला अमाउंट आएगा सिर्फ हम उसको ही बाहर लिखेंगे। इसका क्या होता है, अगर तुम्हारे किसी भी करेंट लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है या फिर कोई करेंट एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें, जो हमारे यहाँ पर आंसर आया होगा। इसके बाद अगर किसी भी करेंट लायबिलिटीज तुम्हारा जो डिक्रीज कर रहा हो या फिर करेंट एसेट तुम्हारा इंक्रीज कर रहा हो, तो इसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे हेडिंग बता दे रहा हूँ आपको। एक तो हो गया ये 4th नंबर, इसके बाद 5th नंबर और ये 6th नंबर, लास्ट में टैक्स पेड। देखो अच्छा, एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई देखो, बिजनेस में अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश अगर आ रहा होगा तो अच्छा होगा, ये माना जाएगा। अगर कैश जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बेकार बात होता है। तो अगर हम टैक्स को पे करते हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा होता है, अगर पैसा जा रहा है इसलिए इसको लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो फाइनली जो, क्योंकि बुक में तो बहुत बड़े से इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, बट आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो फॉर्मेट बिल्कुल ईजी हो जाता है। इसके बाद देखो कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो हमारा इसके बाद आंसर आएगा ना, अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, कैश फ्लो यूज्ड इन। अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और फाइनल अमाउंट जो होगा वो बाहर आ जाएगा फुर्र से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया टोटली हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सबसे इजी होता है, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, लेकिन इससे भी बिल्कुल छोटा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाला होता है। तो सबसे पहले ये नोट करना है तो नोट कर लो, फिर बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है। अगर सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है तो जहाँ तक मैंने बताया वो हो जाएगा,
लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी तीनों जानना हो, तो जहाँ पर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होता है, फिर उसके बाद से शुरू हो जाएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग करने का मतलब कि पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ये बेसिकली रिलेटेड होता है किससे, आपका नॉन करेंट एसेट से। नॉन करेंट एसेट मतलब फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट में क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आ जाएगा हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसको भी तो नॉन करेंट एसेट कह सकते हैं हम लोग ना। तो ये बेसिकली नॉन करेंट एसेट या फिर फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें अच्छी बातें क्या होगी, पैसा बस आना चाहिए, और अगर पैसा जा रहा है तो बेकार होगा। तो पैसा कैसे आएगा, अगर आप सेल कर रहे हो, यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप फिक्स एसेट को सेल कर रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा, तो ये अमाउंट इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट ये ऐड हो जाएगा, मतलब एसेट को आप बेच रहे हो, तो एसेट को बेचने से जो पैसा आपके पास आएगा वो ऐड हो जाएगा। पैसा अगर जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर पैसा जा रहा है कैसे जाएगा, परचेस करेंगे तब। एसेट को यदि हम परचेस कर रहे हैं तो उससे पैसा हमारा जाता है, तो इस तरीके से अगर वो पैसा जा रहा है तो उसको लेस कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई एक तरह से देखा है तो हमारे लिए बिजनेस के लिए अच्छा नहीं कैश जा रहा है, तो ठीक है। इसके बाद हाँ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो कि कहीं डिविडेंड रिसीव कर रहे हो। डिविडेंड आप कब रिसीव करोगे, आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो या फिर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, या फिर रेंट रिसीव कर रहे हो। तो भाई ये सब कब रिसीव करोगे तुम, अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं पे तुमने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हो, तो उस पर वहाँ मिल रहा है, तुमने शेयर खरीदे हो और शेयर पे तुम्हारा डिविडेंड मिल रहा है। इंटरेस्ट कहीं से तुम्हारा पैसा वो बस इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है, ठीक है। रेंट कब मिलेगा, अगर तुम कहीं पे अपना बिल्डिंग वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी है जो कि तुमने रेंट पर दिया हुआ है, तो उससे अगर तुमको पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है, ये पता होगा। अब इतना इन दोनों को ऐड करने के बाद, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और डिविडेंड इंटरेस्ट या फिर रेंट को ऐड करने के बाद, अगर पैसे जा रहे हैं किससे, आप परचेज कर रहे हो कुछ भी, परचेज आप फिक्स एसेट या कुछ और कोई एसेट खरीद रहे हो जगह, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट आएगा यहाँ से, ये फाइनली हमारा इधर आ जाएगा। अभी तो पहले ये जान लो। अब इसके बाद जो भी जोड़ घटा लिए, तो जो नेट वाला अमाउंट आएगा इसका, अगर आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखा जाएगा। यहाँ पर भी अगर आंसर तुम्हारा अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा जाएगा, और जो फाइनल अमाउंट होगा इसका बाहर आ जाएगा। इस कॉलम में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट, और लास्ट में जो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी है सिर्फ उसका अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, यार ये बहुत ईजी चीज़ें है, हमको सिर्फ समझना होता है कि कौन सी एक्टिविटी किस टॉपिक से या फिर किस हेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, मैंने बताया कहीं ना कहीं बोरिंग किए रहते हो, तो बेसिकली ये इस चीज से रिलेटेड होता है, उधार से। जैसे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, देखो नॉर्मली क्या होता है, शेयर या डिवेंचर हो गया, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें यही पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, यहाँ पे वही मुद्दा है, अगर कैश आ रहा है तो अच्छा माना जाएगा, जा रहा है तो बेकार होगा। अगर प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, आप शेयर को इश्यू कर रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा, ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो जाता है। इसके बाद डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट अगर आप पैड कर रहे हो, अगर पैड कर तो क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, और अगर पैड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने कहीं से पहले से पैसा बोरो किया हुआ है, अपने हिसाब से लिया हुआ पैसा, तुमने पैसा लिया हुआ है, उस पर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर डिविडेंड दे रहे हो, तो इस तरीके से ये अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। इधर दिखा देना, इसको लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैश, अगर तुम शेयर को बेचते हो या फिर डिवेंचर ले लेते हो कहीं से, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाता है ये सभी चीज़ें। और नॉर्मली जो इसका आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और उसका जो लास्ट अमाउंट होगा बाहर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर जितने भी तुमने दिया हुआ है, क्वेश्चन कर लिया तुमने, ऑपरेटिंग कर लिया सारा, इन्वेस्टिंग कर लिया, फाइनेंसिंग कर लिया,
अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले अलग से ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा, या तो हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, जैसा भी होगा। अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमारे टोटली फॉर्मेट है। आपको ये फॉर्मेट बहुत कुछ दे करके जाएगा, ठीक है, घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए, चीज़ें तैयार हो जाएंगी एक बार में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, सबसे पहले। अब इसके बाद देखते हैं जो मैंने बताया था आपको कि कैसे वर्किंग नोट निकाला जाता है। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो एक वर्किंग नोट से आता है। तो वर्किंग नोट इसका बहुत ही ईजी है, समझ जाओगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर तुम्हारे स्टेटमेंट में जो अमाउंट दिया होगा, जैसे करेंट ईयर का अमाउंट दिया होगा, पता होगा जब भी हम फॉर्मेट बनाते हैं तो ऐसे ही होता है ना, एक कॉलम होता है करेंट ईयर का और एक कॉलम होता है प्रीवियस ईयर का। अगर करेंट ईयर का प्रॉफिट हुआ होगा 2 लाख रुपए और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हुआ होगा 1 लाख रुपए, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कैसे पता चलेगा, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा दो, पता चल जाएगा। तो अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए सबसे पहले यहाँ पे दिखा दो। अब इसको दिखाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ जिसका कैश पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने एक प्रोविज़न बनाया कि भाई इसमें ये जो पैसा है इसे सिर्फ हम लोग टैक्स पे करेंगे, टैक्स से रिलेटेड है क्योंकि, और पैसा हमारा जा भी नहीं रहा है, इसलिए इसको ऐड कर दिया जाएगा इसी अमाउंट में, ठीक है। दूसरा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पता है तुम लोग किसका पार्ट है, इसको ऐड कर दिया जाएगा, ये ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ पर इसको भी ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है ये जान लो। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब कि पैसा तुम्हारे एक जेब में पड़ा हुआ था और तुमने इसको निकाल करके दूसरे जेब में डाल दिया, तो क्या कैश पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या बिजनेस में? नहीं भाई, कैश हमारा पहले जितना था उतना ही रहेगा, बस हमने क्या किया है कि पैसा एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाल दिया। तो अगर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसको भी ऐड कर दिया जाएगा, ध्यान से याद रख लो। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज कर रहा है डिविडेंड देने के लिए और किसी काम के लिए नहीं, ठीक है, मतलब प्रपोज कर रहा है सिर्फ डिविडेंड देने के लिए, एक ऐसा डिविडेंड जो कि बोला जा रहा है कि हम आपको देंगे, अभी तक दिए नहीं है, तो कैश पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। इसके बाद बस एक लास्ट है जो कि इसमें माइनस होगा, क्या, रिफंड ऑफ टैक्स। कोई अगर आपको रिफंड मिला टैक्स का तो उसको लेस कर दो, लेस करने का जो फाइनल अमाउंट आता है, ये फाइनल अमाउंट तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल टॉप पर जो हमारा बैठा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली यही हमारा वर्किंग नोट है। इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग यार सच में, हाँ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा फॉर्मेट है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और इसके बाद आपके इस एग्ज़ाम में टर्म 2 में जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उन सभी पर डेली एक वीडियो आती रहेंगी। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ ले थोड़ा यार, अकेले अकेले पढ़ोगे क्या।